हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, ये हमारा डेली क्विज का डिस्कशन लेक्चर है, जिसके अंदर हम जो डेली क्विज में जो क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज में आपको कुछ क्वेश्चंस देते हैं, उनका यहाँ पे जो डिस्कशन है वो किया जाता है कि क्वेश्चंस के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हमें पता होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये सब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। आज के जो क्विज के जो क्वेश्चंस हैं, आप इनका रेगुलरली वे में जो रिवीजन है वो करते रहिए। इन जो भी टॉपिक्स, जो भी क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, उनका रेगुलर वे में रिवीजन ज़रूर से कीजिए। पहले इनको एक बार डिस्कस देखिए, इनको डिस्कस कीजिए, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन कीजिए और फिर रेगुलर वे में इनका जो रिवीजन है वो ज़रूर से कीजिए। स्टूडेंट, रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पिलर है यूपीएससी की प्रिपरेशन में, जो आपको हेल्प करता है कि चैप्टर वाइज अगर आप रिवीजन करते हो, कांस्टेंट वे में जो रिवीजन करते हो वीकली बेसिस पे, तो आपको हेल्प करता है आपकी परफॉर्मेंस के अंदर भी। तो आज का जो डिस्कशन है उसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, बेसिकली यहाँ पे कुछ पपेट्री हैं, उनका यहाँ बात की गई है और इसमें पूछा है ये कौन से टाइप की जो पपेट्री है उनके अंदर ये गिरती है, तो वहाँ उनके बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो स्टूडेंट्स, पहली बात तो आपको पपेट्री के बारे में पता होना चाहिए कि हमारा जो एंशियंट समय है, एंशियंट समय से ही हमारे इंडिया के अंदर में जो हैंडीक्राफ्ट है या पपेट्री के थ्रू जो स्टोरी टेलिंग का जो कॉन्सेप्ट रहा है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। हर एरिया के अंदर अलग अलग तरीके से जो ये बेसिकली पपेट्री हैं वो परफॉर्म की जाती हैं। कभी कभी पपेट्री के साथ में जो स्टोरी टेलिंग है वो भी कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है। सबसे फेमस अगर हम बात करें पपेट्री की, तो आपने कठपुतली जो नाम है, कठपुतली, उसका नाम ज़रूर सुना होगा। कठपुतली बेसिकली अगर हम बात करें तो ये स्ट्रिंग पपेट्री का एक पार्ट है। स्ट्रिंग पपेट्री क्या है, जिसमें मेन जो पपेट है उसके साथ में कोई स्ट्रिंग है वो जुड़ी हुई है, तो वो स्ट्रिंग पपेट्री का पार्ट है और वो 3-4 तरीके से बेसिकली परफॉर्म की जाती हैं। सबसे पहले हम बात करें पपेट्री की, तो पपेट्री यहाँ पे किस तरीके से डिफ़ाइन की जाती है उनके बारे में हम पहले देखते हैं। तो यहाँ 4 टाइप की जो पपेट्री हैं वो बताई गई हैं। फर्स्ट यहाँ पे जो स्ट्रिंग पपेट्री बताई गई हैं। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें कि रोड पपेट्री है, ग्लोव है, ग्लोव पपेट्री है, और आपको देखने को मिलेगा कि शैडो, जिसमें छाया यूज़ की जाती है, शैडो यूज की जाती है। तो आप देखिए कि जो पहला जो वर्ड है वो है रावण छाया। रावण छाया बेसिकली शैडो काइंड ऑफ पपेट्री है। रावण छाया आपको देखने को मिलेगी उड़ीसा जो स्टेट है वहाँ पे ये परफॉर्म की जाती है और शैडो टाइप की पपेट्री है, शैडो पपेट्री के अंदर में आती है। स्ट्रिंग पपेट्री नहीं है। स्ट्रिंग पपेट्री की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स वहाँ पे कठपुतली है, गोमबैयत्ता है, इसके अलावा अगर हम बात करें कुंधई है, कुंधई बेसिकली परफॉर्म की जाती है उड़ीसा के एरिया के अंदर। कठपुतली है जो राजस्थान के अंदर परफॉर्म की जाती है। सेकंड अगर हम बात करें, सेकंड इज अबाउट द पुटुल नाच। पुटुल नाच की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली जो पपेट्री है ये एक रोड पपेट्री का पार्ट है और ये वेस्ट बंगाल का जो एरिया है वहाँ पे ये परफॉर्म की जाती है। पुटुल नाच की जो पपेट्री है ये कौन सी पपेट्री है स्टूडेंट्स? रोड पपेट्री है। और रोड पपेट्री की अगर हम बात करें, रोड पपेट्री बेसिकली ग्लोव पपेट्री जो है, ग्लोव पपेट्री का ही यहाँ पे एक एक्सटेंशन है जो हमको देखने को मिलता है। तो पुटुल नाच एक रोड पपेट्री है और परफॉर्म कहाँ पे की जाती है? वेस्ट बंगाल का जो एरिया है वहाँ पे ये परफॉर्म की जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स पावाकुट्टू, पावाकुट्टू बेसिकली आपको देखने को मिलेगा कि एक ट्रेडिशनली जो ग्लोव है उसकी ये पपेट्री है और इसको जो केरल का एरिया है, केरला है, वहाँ पे इसको परफॉर्म किया जाता है। तो आपको एरिया के बारे में भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्टेट्स में इनको परफॉर्म किया जाता है। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो दोनों स्टेटमेंट हैं, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं, तो इस वजह से इसका जो आंसर होगा वो होगा बी आंसर। क्योंकि वन स्टेटमेंट रावण छाया है वो स्ट्रिंग पपेट्री नहीं है, वो बेसिकली रावण छाया एक शैडो पपेट्री है। तो रावण छाया परफॉर्म की जाती है उड़ीसा के अंदर में, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे नेशनल पार्क है उनका मैच करवाया है, उनसे कौन से स्टेट से वो बिलोंग किया करते हैं उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वाल्मीकि नेशनल पार्क की, तो स्टूडेंट्स वाल्मीकि नेशनल पार्क आपको पता है बिहार के अंदर लोकेटेड है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है वाल्मीकि नेशनल पार्क।
किस तरीके से इम्पोर्टेंट है। आप देखिए कि अगर आपने गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में सुना होगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है गैंगेटिक डॉल्फिन को, जो बेसिकली वाल्मीकि नेशनल पार्क है। इसके अलावा काफ़ी सारे जो इम्पोर्टेंट वहाँ पे आपको एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो भी देखने को मिलते हैं। तो बिहार के अंदर लोकेटेड है वाल्मीकि नेशनल पार्क। अगर हम बात करें भीतरकनिका नेशनल पार्क की, तो ये उड़ीसा के अंदर है। भीतरकनिका बेसिकली गिहिर माथा जो वहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गिहिर माथा वहाँ पे जो मेराइन प्रोटेक्टेड एरिया भी है। उसके बाद में जो सेकंड है वो यहाँ पे भीतरकनिका है, वो आपको उड़ीसा के अंदर देखने को मिलेगा। पापीकोंडा नेशनल पार्क की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश के अंदर लोकेटेड है। गोदावरी और जो बेसिकली हम बात करें कि वेस्ट गोदावरी जो डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश का, वहाँ पे लोकेटेड है। एशियंट यहाँ पे काफ़ी तरीके के जो प्लांट और एनिमल्स हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो अगर हम बात करें कि जो तीनों स्टेटमेंट हैं वो करेक्ट हैं, तीनों जो नेशनल पार्क हैं उनको करेक्टली मैच करवाया गया है। भीतरकनिका जो उड़ीसा में है, पापीकोंडा नेशनल पार्क जो आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है और हमारा जो ईस्टर्न घाट है उसके एरिया में गिरता है। बेसिकली तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो इस वजह से यहाँ पे सी आंसर होगा। स्टूडेंट्स, आपको नेशनल पार्क्स के बारे में लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो कहाँ पे लोकेटेड हैं। आप देखिए कि 2020 के अंदर में एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो डेजर्ट नेशनल पार्क है राजस्थान के अंदर, उससे रिलेटेड क्वेश्चन इस तरीके था, वहाँ पे पूछ लिया गया था कि 2 स्टेट्स के अंदर वो मिलता है या एक स्टेट के अंदर मिलता है। वो बेसिकली 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाया जाता है या एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाया जाता है। तो इस तरीके से भी आपको पता होना चाहिए। ये बेसिकली इस तरीके के जो नेशनल पार्क से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्या तो न्यूज़ के अंदर होते हैं, क्या उनसे रिलेटेड कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जो लास्ट 1-2 ईयर से न्यूज़ में होती है। बाकी नेशनल पार्क्स कुछ लिमिटेड हैं, आपको याद होना चाहिए सभी नेशनल पार्क्स के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपको पता होनी चाहिए। तो बेसिकली आपको जो नेशनल पार्क है वो कहाँ लोकेटेड है, लिटिल बिट जितना आप याद कर सको उतना कोशिश कीजिए याद करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द लंदन कन्वेंशन से रिलेटेड है और यहाँ पे पूछा गया है कि लंदन कन्वेंशन है जो न्यूज़ के अंदर देखा जाता है अक्सर, ये किस जो टॉपिक है, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, किस चीज़ का ये कन्वेंशन है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट, जो लंदन कन्वेंशन है 1972 के समय में ये बेसिकली साइन किया गया। 1972 के समय में ये यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आता है। 1996 के अंदर इसमें लंदन प्रोटोकॉल भी ऐड किया गया था। इसी कन्वेंशन को यहाँ पे बोला जाता है कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन ऑफ मेराइन पोल्यूशन। मेराइन पोल्यूशन को प्रिवेंट करना है। बेसिकली वाटर के अंदर जो डंपिंग की जाती है डेवलप्ड कंट्री के द्वारा, उनका जो कचरा होता है मेराइन एरियाज़ के अंदर डंप कर दिया जाता है। फिर वो दूसरे कंट्री जो हम बात करें कि जो स्मॉल आइलैंड्स हैं उनको यहाँ पे सबसे ज़्यादा इनकी प्रॉब्लम फेस करनी होती है। तो डंपिंग को यहाँ पे रोकने से रिलेटेड था, प्रिवेंट करना था मेराइन के अंदर पोल्यूशन से रिलेटेड। तो 1972 के समय ये स्टार्ट हुआ था। इसको लंदन कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है। ओजोन लेयर डिप्लेशन से रिलेटेड अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हैं। बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन से रिलेटेड तो काफ़ी तरीके के प्रोटोकॉल एंड कन्वेंशन हैं, उनके बारे में तो आपको पता होना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग के भी काफ़ी तरीके के हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो यहाँ डी आंसर है लंदन कन्वेंशन, जो मेराइन पोल्यूशन से रिलेटेड है। स्टूडेंट, इस तरीके के आपको जो कन्वेंशन, जैसा आप देखिए कि इस्तांबुल कन्वेंशन भी है जो डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड है। इस तरीके के काफ़ी तरीके के कन्वेंशंस हैं जो आपको आप रीड करते हो करंट अफेयर्स, तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर से रिलेटेड भी ये कन्वेंशन है, ये हमने क्विज के अंदर काफ़ी बार डिस्कस किया है। तो इस तरीके के जो कन्वेंशंस हैं उनके बारे में पता होना चाहिए आपको। और अगर हम बात करें स्पेशली जो इन्वायरमेंट के जो कन्वेंशन हैं वो तो आपको अच्छे से याद होने चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए कि जो इन्वायरमेंट के कौन कौन से कन्वेंशन किस चीज़ से रिलेटेड हैं, तो वो कन्वेंशन तो आपको पता ही होना चाहिए। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द किसान क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड है। किसान क्रेडिट कार्ड बेसिकली ये स्कीम जब स्टार्ट की गई थी, इसका मेन एम ये था कि जो हमारे फार्मर हैं, फार्मर जो सेक्शन हैं जो खेती किसानी में काम करते हैं, उनको यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड हो। वो अपनी जो टेक्नोलॉजिकल जो बेसिकली न्यू मशीनरी है फार्म सेक्टर में
उसको इक्विप कर सकें, उसको ख़रीद सकें, उसका यूज़ कर सकें। तो उस वजह से बेसिकली किसान क्रेडिट कार्ड जो स्कीम है वो स्टार्ट की गई थी। तो इसका जो बेसिकली मेन एम ये है कि किसान क्रेडिट कार्ड जो यहाँ पे एक एटीएम प्रोवाइड कराता है, जो रुपे डेबिट कार्ड के रूप में इनके लिए वर्क करता है। ये अपना जो वहाँ पे जो मनी है वो विड्रॉ कर सकते हैं वहाँ से, कोई भी एटीएम कार्ड में, कोई एटीएम मशीन के अंदर इसको यूज़ करते हुए। यहाँ पे बोला गया है कि जो फार्मर्स हैं, जो हमारी फिशरीज सेक्टर के अंदर रिलेटेड हैं, उनको यहाँ पे ऐड नहीं किया गया है। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि ये स्टेटमेंट क्या करेक्ट हो सकता है क्या। प्रेजेंट समय में आप देखिए कि फिशरीज सेक्टर के लिए गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की गई हैं। तो उनके फार्मर्स का यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए क्या ये इस तरीके का स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये भी आप एक गैस कर सकते हो, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। अब देखिए कि फार्मर्स बेसिकली फिशरीज सेक्टर के लिए पहले जो केसीसी की जो स्कीम है वो नहीं अवेलेबल थी, बट 2018-19 के समय में जो फिशरीज सेक्टर से रिलेटेड जो फार्मर्स हैं, जो फिशिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, उनको भी यहाँ पे ऐड किया गया। वहाँ उनको भी यहाँ पे किसान क्रेडिट कार्ड की जो फैसिलिटीज़ हैं वो इनको अवेलेबल हैं। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है कि जो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है उसके थ्रू यहाँ पे जो बेनिफिट है, एटीएम कार्ड मिलता है, रुपे डेबिट कार्ड है, उसको ये यूज़ कर सकते हैं मशीन के अंदर, कोई भी एटीएम मशीन में अपना जो मनी है उसको विड्रॉल करने में। तो ये किसान क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड स्कीम थी। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द लो कमीशन से रिलेटेड है स्टूडेंट्स। यहाँ पे पूछा गया है कि हमारे जो फर्स्ट चेयरमैन हैं वो किनको अपॉइंट किया गया था लो कमीशन में। तो आप देखिए जो लो कमीशन है उसका जो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया है, इस ये न्यूज़ के अंदर में था, इस वजह से ये टॉपिक आज यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। आप देखिए कि लो कमीशन सबसे पहले कब आता है, जब 1833 का जो एक्ट आया था, 1833 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो वहाँ पे एग्जिस्टेंस में आता है। 1833 का आपको एक्ट याद तो है ना स्टूडेंट्स। 1833 का एक्ट जिसमें जो गवर्नर जनरल है, जिसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया, दिल्ली के लिए यहाँ पे जो कैपिटल है वो ट्रांसफ़र होती है। बेसिकली कैपिटल तो नहीं ट्रांसफ़र होती है, पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यहाँ पे जो वर्ड है वो यूज़ किया जाता है किसी पर्सन के लिए। इससे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल यूज़ किया जाता था। तो इससे पहले अगर हम बात करें कंपनी की जो एक्टिविटी हैं उनको कम्प्लीटली यहाँ पे कॉमर्शियल जो कंपनी की जो एक्टिविटी थी उनको अबोलिश कर दिया गया। कंपनी को प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के रूप में यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया। तो ऐसे काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, कंपनी की मोनोपोली भी अबोलिश होती है यहाँ पे। तो ये बेसिकली 1833 का एक्ट है। उसी एक्ट के अंदर में लो कमीशन है उसको इनिशिएट किया गया कि इंडिया के अंदर एक लो कमीशन होना चाहिए। और पहला जो चेयरमैन बनते हैं लो कमीशन के इंडिया के अंदर में वो हैं लॉर्ड मकौले। लॉर्ड मकौले के बारे में आपने काफ़ी बार सुना होगा। मकौले वो पर्सन हैं जो अंग्रेज़ी शिक्षा इंडिया के अंदर जो इंग्लिश एजुकेशन है, स्पेशली अगर हम बात करें कि एक स्ट्रक्चर वे में जो एजुकेशन सिस्टम है जिसको जो काफ़ी, जब अगर हम प्रिंसली स्टेट्स की बात करें या हमारे यहाँ पे जो राजे रजवाड़े हुआ करते थे जिस समय में, जो या डायनेस्टीज रूल किया करती थी, उस समय में जिस तरीके से एजुकेशन का जो यहाँ पे डाउनग्रेड हुआ, कॉमन पीपल्स को जो एजुकेशन नहीं मिला करती थी, तो उस एजुकेशन को एक स्ट्रक्चर वे में प्रोवाइड कराने में लॉर्ड मकौले का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। तो 1835 के समय में इनको लो कमीशन का जो मेंबर है वो अपॉइंट किया गया, चेयरमैन इनको अपॉइंट किया गया लो कमीशन का, पहला जो लो कमीशन बना था। प्रेजेंट समय में कौन सा लो कमीशन है वो भी आपको पता होना चाहिए कि लो कमीशन बेसिकली जो नंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। एसपी सिन्हा की अगर हम बात करें तो ये वाइसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके अंदर अपॉइंट होने वाले फर्स्ट पर्सन थे। महात्मा गांधी एंड विलियम बेंटिक यहाँ पे सही नहीं है, तो यहाँ पे जो आंसर है वो ए है, लॉर्ड मकौले। लॉर्ड मकौले इंग्लिश एजुकेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट उनका लॉ रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। तो स्टूडेंट्स आज हमने लो कमीशन के बारे में देखा, उसके पहले चेयरमैन लॉर्ड मकौले के बारे में, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के बारे में देखा, फिशरीज सेक्टर से रिलेटेड लोगों को भी अवेलेबल है ये।
लंदन कन्वेंशन के बारे में देखा, जो मैराइन पोल्यूशन से रिलेटेड है। हमारे समुद्र की जो एक्वेटिक जो लाइफ है वो पोल्यूशन की वजह से यहाँ पे जो डंपिंग किया जाता है बहुत सारे डेवलप्ड कंट्री को, उसको प्रिवेंट करने से रिलेटेड था ये। इसके अलावा नेशनल पार्क और स्टेट्स का मैच करवाया, जिसके अंदर सभी यहाँ पे करेक्ट थे। जैसे पापीकोंडा नेशनल पार्क या भीतरकनिका या वाल्मीकि नेशनल पार्क, तीनों के तीनों को करेक्ट स्टेटमेंट के साथ, करेक्ट जो स्टेट है उसके साथ में मैच था। इसके अलावा यहाँ पे हमने पपेट्री के बारे में देखा। पपेट्री बेसिकली रावण छाया है, जो यहाँ पे शैडो पपेट्री है। इसके अलावा जो पुट्टुल नाच है और पावाकुट्टू है वो रोड पपेट्री और ग्लोव पपेट्री हैं, तो उन सब के बारे में हमने देखा। तो स्टूडेंट्स, ये सब आज की क्विज के अंदर कुछ टॉपिक्स थे जिनको हमने डिस्कस किया है। आप जो भी इन्फॉर्मेशन मिली है नोट डाउन कीजिए। आप अपनी बुक से भी रेफ़र कर सकते हो। जैसे आप देखिए पपेट्री का जो चैप्टर है, तो आप अपनी जो बुक, जो भी बुक आप रेफ़र करते हो, चाहे नितिन सिंघानिया हो या और कोई बुक हो, तो उसके अंदर आप जाइए, अपना जो पपेट्री वाला जो चैप्टर है उसको ओपन कीजिए, सभी को देखिए। इस तरीके से आपका जो रिवीजन है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। आप अपना जो स्टैटिक सेक्शन है, जो स्टैटिक पार्ट है, उन किताबों से भी कंटिन्यू टच में रहोगे तो आपको याद होना चाहिए। ये सब चीज़ें काफ़ी नॉर्मल बातें हैं, सिर्फ तो लिटिल बिट हार्डवर्क की ज़रूरत है। हार्डवर्क करोगे तो आपको सब कुछ याद होगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, कंटिन्यू हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।